देखें यार, का एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 के दर से सेब खरीदता है। क्वांटिटी दिया है सर का 8 सेब खरीदा है कै रुपए में? 34 रुपए में। क्रय मूल्य दिया है 34। कहा कि और उन्हें 57 रुपए में 12 के दर से बेच दिया, यानी कि 12 ठो बेच दिया कै रुपए में? 57 रुपए में। सवाल का 45 रुपए का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? तो नेट प्रॉफिट कब होता है? नेट प्रॉफिट जब क्वांटिटी सेम होता है, यानी जितने वस्तु का आप क्रय मूल्य ले रहे, अगर उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे तो प्रॉफिट एक्चुअल आएगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य लिए हैं, 12 का विक्रय मूल्य लिए, क्वांटिटी सेम करिए तो 8 और 12 से कटने वाला नंबर यानी 8 और 12 का एलसीएम 24। तो 24 बनाना है तो यहाँ 3 से गुना करिए और यहाँ भी 3 से। 12 दूना यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से। ये आ गया 34 दूना 102 रुपए और ये हो गया 57 दूना 114 रुपए। तो बताइए सर, 24 वस्तु खरीदे हैं कितना में? 102 रुपए में, और 24 वस्तु को आपने बेच दिया कितने में? 114 रुपए में। तो 24 वस्तु 102 में खरीदे, 114 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट हुआ क्या रुपए का? 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितना वस्तु खरीदने बेचने पर? 24 वस्तु। तो कहा कि बताइए 45 का लाभ कमाने के लिए कितना वस्तु बेचना होगा? बेचने की बात करें, खरीदने की बात करें, दोनों तो सेम ही होगा, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। विक्रय मूल्य बोले या क्रय मूल्य, दोनों सेम ही होगा। 24/12 अगुना 45, 12 दूना 24, 45 दूना 90। ठीक है, चलिए देखिए, का एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की एक प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स जो है 4 मिनट में, चूंकि एफिशिएंसी के लिए 1 मिनट का काम जानना पड़ेगा। कोई भी वर्कर एक दिन 1 मिनट 1 घंटा 1 सेकंड में जितना काम करता है वो उसका एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी पहले जानना पड़ेगा। का एक्स 4 मिनट में 60 पेज टाइप करेगा तो एक्स 1 मिनट में कितना टाइप करेगा? 4 मिनट में 60 पेज, तो 1 मिनट में 60/4 यानी कितना पेज? 15 पेज। डायरेक्ट लिख दिया, समझ आइएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे 15। अच्छा, का 100 और 22 मिलकर 30 मिनट में 750 पेज टाइप करेगा तो 1 मिनट में कितना? 30 से डिवाइड करिएगा 25 पेज टाइप करेगा। कहा कि बताइए बाइक कितने मिनट में 100 पेज टाइप करेगा? तो बाइक के बारे में सवाल पूछ रहा है कि सर बाइक 100 पेज कितने देर में टाइप करेगा। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सर बाइक 1 मिनट में कितना पेज टाइप कर रहा है, यानी बाइक का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तो बताइए एक्स कितना टाइप करता है 1 मिनट में? 15, दोनों मिलकर 25, तो बाइक कितना करता होगा? 10, यानी कि बाइक 1 मिनट में 10 पेज टाइप करता है। तो 100 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो बाई के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 10 मिनट आ जाएगा। ओके, चलिए। का जब पाइप ए और बी, अच्छा सवाल है, पाइप ए और बी एक साथ काम करता है तो खाली टैंक को 24 घंटे में भर देगा। ए और बी मिलकर टंकी को 24 घंटे में भर देगा। 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया गया लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। सुनिए ना, कहा कि सर हुआ क्या कि अगर ए और बी शुरू से एंड तक साथ में चलता ना, अगर ए और बी दोनों पाइप शुरू से अंत तक इकट्ठे चलता, एक साथ चलता, तो पूरा टंकी 24 घंटा में भर जाता। लेकिन दोनों को एक साथ 8 घंटे के लिए ओपन रखे हैं, तो सोच कर बताइए 24 घंटे तक चलना था, 8 घंटे तक चला है, यानी ए और बी के लिए काम बच रहा होगा कितने घंटे का?
तो आप बोलेंगे सर 16 घंटे का शेष काम बच रहा था, चूंकि 24 घंटा में पूरा कर देता, 8 घंटा तक अभी दोनों चला है, यानी 16 घंटे का काम अभी और बच रहा है। तो क्या ये रिमेनिंग वर्क नहीं बोल सकते हैं? टंकी का रिमेनिंग कैपेसिटी बोलिए या रिमेनिंग वर्क बोलिए, ये रिमेनिंग वर्क है। अब कहा बी को बंद कर दिए तो बच गया कौन? ए। कहा कि इस प्रकार पूरा टंकी 28 घंटे में भरा है। सुनिएगा, अंतर समझिए। ए और बी अगर शुरू से एंड तक साथ में चलता ना तो पूरा टंकी 24 घंटे में भर जाता, लेकिन दोनों 8 घंटा तक ही साथ में चला, फिर बी को बंद कर दिए, जिसके कारण 28 घंटा लगा है पूरा टंकी भरने में। तो आप बताइए, सेकेंड स्टेटमेंट में पूरा टंकी 28 घंटे में भरा है, जिसमें 8 घंटा शुरू में दोनों साथ में काम किया, यानी बचा हुआ काम कोई अकेले कितने घंटा में किया होगा? 20 घंटा में किया होगा। काम खत्म हो गया, यानी बराबर। अब यहां देखिए, 16 से गुना, लब से काट मत दीजिएगा, ऐसे करिए, 16 से गुना करेंगे 16A और इधर 20 से जाके घट जाएगा 4A और इधर बच जाएगा 16B। 4 से एक बार, 4 से 4 बार, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब सवाल कहा कि बताइए अकेले टैंक कितने समय में? शुरू में कहा ए और बी मिल का पूरा टंकी 24 घंटा में, दोनों मिलकर पूरा टंकी 24, दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट, तो 24 घंटा में 120 यूनिट। और इस पूरे टंकी को एक कितने समय में? तो एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 बचे 30 घंटा में। अच्छा सवाल था, ठीक है। बढ़ देखिए, कहा धन राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाता। अच्छा, 15 वर्ष में कोई धन राशि 3 गुना हो जाता है। समान साधारण ब्याज के दर पर मूल राशि स्वयं का 5 गुना किया। अच्छा, 3 गुना हो गया, इसका मतलब ब्याज 2 का मिलेगा। कोई राशि 3 गुना हो गया, जैसे समझिए, मान लीजिए कि मूलधन है 1, ये हो गया 5 गुना, हो गया यानी अमाउंट, हो गया यानी मिश्र धन 5 हो गया। 1 था 5 हो गया। बताइए ब्याज कितने का मिला है? 4 का। हम बोले कोई धन राशि 8 गुना हो गया, 1 था हो गया 8, 1 था हो गया 8, प्रिंसिपल 8, मिश्रधन 8, सॉरी प्रिंसिपल 1, मिश्रधन 8, तो ब्याज कितने का मिला है? 7 का। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो जय गुना बोलेगा उससे एक कम ब्याज मिलेगा। तो बताइए 3 गुना हो गया तो ब्याज मिला 2 का। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। सवाल कहा कि 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना यानी कि ब्याज कितने का मिलेगा? 4 का। तो इधर डबल है तो 15 का डबल कर दीजिए, 30 वर्ष। ठीक है, चलिए। कहा कि 2600 रुपए की, ये पॉइंट है, यानी कि 2600 रुपया है। कितना रुपया? 2600 रुपया। कहा 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले भाग पर 10% के दर से कितने वर्ष का? 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% के दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 2600 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और कहा पहला जो पार्ट है, मान लेते हैं पहला पार्ट है ए, या एक्स बाई कुछ भी मान लीजिए, पहला पार्ट है ए, इसको 10% के दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे उधार दिए, तो 10% के दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ओके। दूसरा धनराशि मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई है बी, का दूसरा भाग पर प्रति वर्ष 9% के दर से 6 वर्षों का ब्याज, तो 9% के दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 9 छक 54%। और कहा कि सर ये दोनों ब्याज जो है ना, ये आपस में बराबर है, ये दोनों ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। अब यहां पे काटिए जरा, 5 से 2 से काट दीजिए 25 बार में, 2 से काटिएगा 27 बार में। बी को बाएं साइड लेकर आइए तो ए बट्टा बी बराबर हो गया 27 बट्टा 25, यानी ए का हिस्सा है 27 यूनिट और बी है कितना? 25 यूनिट, और दोनों को मिलाकर दिया कितना? 2600 रुपए। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में है कितना? 52। पूछा है कि 10% के दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करें। अच्छा, 10% के दर से पहला राशि कौन उधार दिए हैं? तो 10% के दर से पहला राशि पूछ रहा, यानी कि ए का मान पूछ रहा, तो 27 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। 50 बार में ये कट जाएगा, 27 बचे 135, यानी 1350 रुपए। ठीक है, समझ पाए बात को? चलिए,
कहा कि 23 का वह न्यूनतम गुणज, गुणज कहने का मतलब हुआ मल्टीपल, गुणज यानी मल्टीपल पूछ रहा है कि 23 का वह सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेष बचे और 23 से वो पूरा पूरा कट जाए। तो ऑप्शन से डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे आप एक चीज बताना, अगर 18 से कोई नंबर कट रहा है इसका मतलब वो नंबर 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन शेष बच रहा है, वो पूरा पूरा नहीं कट रहा, शेष बच रहा है। तो देख लीजिए ना, ऐसे तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको, आसान है। 3 से छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। 13 का गुणज है तो 13 का टेबल देख लीजिए। 13 से कटेगा एक बार में, ठीक है, 13 से एक बार में कटेगा, बच गया 8 है एक, 13 तिया 69, 69 ए टाइम लगेगा, उससे अच्छा 18 से भाग देने पर शेष कितना 7 बचेगा, 21 से भाग देने पर शेष 10 बचे और 24 से भाग देने पर शेष 13 बचे। यहाँ घटाइएगा तो किस मतलब 13 का वन न्यूनतम गुना जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेष बचता है। तो ये 12, यहाँ 11 और यहाँ 11, यहाँ भी 11 ना होगा, 11। तो गिवन नंबर का एलसीएम जरा बताना कितना हो जाएगा सर। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 18, 21, 24, तो ये 18 का फैक्टर कर लीजिए, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठी 24 होगा, 24, 3 अठी 24, 3 और 8, 3 है यस, 6 नहीं है तो 6 से गुना कर देते हैं इसमें, 2 3 तो है, फैक्टर है कर लेते हैं पूरा हो। 18, 2 दूना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 गुना 7, 24 होता है, 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 2 तो है, एगो 3 है, एगो 3 और चाहिए, 3 है 7 चाहिए, तो कर लीजिए, ये हो गया 24, 24 असत्य 21, 24 गुना 21, 24 गुना 21, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 48 दो 50, 504 और माइनस कॉमन डिफरेंस 11 घटा दीजिएगा तो 3, 9, 4, यानी कि 493 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 18 से डिवाइड करिएगा तो शेष बचेगा कितना 7, 18 से डिवाइड करेंगे शेष बचेगा 7, लेकिन क्या 493 23 का मल्टीपल है क्या? 493 23 का मल्टीपल नहीं है, 493 23 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कर क्या रहे हैं इस सवाल में हम। देखिए 23 से 3113 को डिवाइड करिए, 23 तिया 69, 2 1 3, 4 तिया 12 या फिर 6 दूना 12, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10 है 11, शेष बच गया कितना 8। तो इससे 8 ज्यादा कोई नंबर है या 8 कम? इससे 8 कम कर दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, कट जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दीजिए 15, तो 15 जोड़ेंगे 5 3 8, 2 3128 कट जाएगा, या 8 इसमें से घटाइए तो 8 5 0 1 3 3105, ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से कोई है ऑप्शन में? ये तो होगा नहीं, 3103 तो होगा नहीं, ठीक है, 3113 भी नहीं होगा, 3128 है हो। 15 जोड़िएगा, 5 3 8 2, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है यार?
23 एकम 23, 8 है, 23 दिया, 3 69, 9 2 11, 1 3, 23 बचे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, क्या सही तो है, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 8, तो इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दीजिए, 15 को जोड़ देंगे तो 3128, या 8 घटा देंगे तो 3105, 3105 भी नहीं है, ये है ही नहीं यार, तो ये नहीं होगा, तो चलिए ये तो होगा नहीं, यहाँ देख लीजिए, 23 दिया 69, 7 बच गया, 1 बे यार, 313 को 23 से डिवाइड करिए, 23 से कम 23, 23 दिया 69, 9 2 11, 23 से कम, ये कट रहा है, यही होगा, बी होगा, ठीक है ना, सॉरी यार, देख लीजिएगा, ठीक है। देखें 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 का इसको देखें, इसको सॉल्व करना इस तरह का सवाल काफी आसान है, ये बेस है 3 लिख लीजिए, और ये सब जेनरल पावर है, माथा पे जितना लिखा है ये सब जेनरल पावर है, तो जेनरल पावर को ऊपर लिखिएगा, जेनरल पावर को कहाँ लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, जेनरल पावर को ऊपर लिखिएगा, और नुकीला वाला जो है इसको बट्टा में, नुकीला वाला को कहाँ लिखिएगा, बट्टा में, नुकीला वाला को बट्टा में, तो 3 गुना 8 गुना 5 गुना 6, 6 से 6, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10 कट गया, तो 3 के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीछे वाला जो सवाल था उसको आप लोग 1-2 बार कर लीजिएगा, वो सवाल पता नहीं यार क्यों ऐसा, कई बार जबकि उस तरीके का सवाल हम बताए भी है। देखिए तो कहा कि इसका HCF निकालना है, तो देखे ना ये करना कुछ नहीं, काफी आसान है, 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का HCF निकालना है, तो 45 और 35 का HCF बताइए क्या होगा, 45 और 35 का HCF 5 होगा, यानी कि 3 के पावर 5 और माइनस 1, 3 के पावर 5 243 में से 1 जाएगा 242, अच्छा सवाल था ये। देखिए का 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यही सवाल है। का 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में का 80% सांद्रता वाले संतरे के रस के कितनी मात्रा, यही मेन सवाल है। कहा कि सर 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, ये क्वांटिटी दिया है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले कितना रस की मात्रा मिला दी जाए ताकि प्राप्त होने वाला जो मिक्सचर है इसमें सांद्रता 60% हो जाए। अब इन दोनों का अंतर यहां पे 35, इन दोनों का अंतर 20, यहां पे 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, बताइए। यहाँ 25% सांद्रता वाले मिक्सचर का क्वांटिटी 4, लेकिन दिया है कितना 36, 9 गुना है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 9 सते 63 हो जाएगा, ठीक है। देखिए का ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। अच्छा, नीचे की ओर बहाव के दिशा में, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के दिशा में 364 किलोमीटर गई और फिर वहां से वापिस लौट आई, तो टोटल टाइम लगा है कै घंटा, 40 घंटा। धारा की गति निकालना है, थोड़ा आराम आराम से, अरे थोड़ा आराम आराम से आप लोग करिए, हो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। 364 किलोमीटर आप लोग धारा के दिशा में जा रहे, तो समय कितना लगेगा, दूरी बट्टा चाल। अगर धारा के डायरेक्शन में जाइएगा तो चाल बढ़ जाएगा। बोट का चाल दिया है 20, वाटर का चाल निकालना है, हमने मान लिया W है, तो समय लगेगा दूरी बट्टा चाल, यानी कि बोट प्लस वाटर। अब धारा के दिशा में गए हैं तो वहां से आ रहे होंगे धारा के अपोजिट दिशा में,
आने के दौरान चाल घटेगा 20 माइनस W, जाने में टाइम इतना, आने में टाइम इतना, और दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना, 40 घंटा। ठीक है, अब यहां से देखिए W का मान निकालना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ऑप्शन से उठा लीजिए यार, वाटर का वैल्यू ऑप्शन से देखिए 10 लेंगे, 20 10 30, पूरा पूरा नहीं कटेगा, जबकि आंसर इंटीजर में दिया हुआ है तो 10 होगा नहीं। 8 लेंगे, 20 8 28, 28 से काटिएगा, 28 से कम 28, 8 28 तिया 84 हो जाएगा। 8 लेंगे तो यहां से हो जाएगा 12, 12 तिया 36, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ रहा होगा। 4 लेंगे 24, 24 से एकम 24, 124 बचेगा, नहीं कटेगा, यही बच जाएगा। ऐसे चेक कर लीजिए, 364/26, 364/6 घटाएंगे 14, 14 से एक बार 2, 14 दूना 28, 2 बार 28, 8 14 सते 14 छक 84, 26 से एक बार, ठीक है, 26 से एक बार 1 0 4, 14 बार में कट ही जाएगा, तो 14 और 26 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि डिसैटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% के दर पर, कुल निवेशित राशि के 1/7 भाग 4% के दर पर, का 1/2 को 5% दर पर, शेष, अच्छा 1/7 और 1/2 को जोड़कर बताइए कितना, 1/7 प्लस 1/2 जोड़िएगा तो एलसीएम हो जाएगा 14, 7 दूना तो 2, 2 सते तो 7, 2 7 9/14, तो शेष बच गया कितना, 5/14। और इस शेष भाग जो है इसको 6% के दर पर निवेश किया, और इन सबको मिलाकर 1 ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला है, 730 रुपए। ठीक है, यहां तक बस इसी को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कहा समान साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6 वर्ष बाद 1200, 6 ईयर में कितना, 1200 हो गई, यानी अमाउंट दिया है 1200 रुपया, 12,000 है, ओ सॉरी, और 9 वर्ष बाद कितना, 15,000। अच्छा बताइए, तो ये 6 वर्ष का अमाउंट कहने का मतलब क्या, 6 वर्ष का अमाउंट कहने का मतलब प्रिंसिपल है, अब प्लस इसमें 6 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, ठीक है, और ये 9 वर्ष का मिश्रधन है, यानी कि प्रिंसिपल में 9 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, समझ गए। अब जरा बताइए भाई, टाइम कितना इंक्रीज कर गया, वो 3 ईयर, यहाँ पे पैसा कितना इंक्रीज कर गया, तो आप बोलेंगे सर 3,000, इसका मतलब हुआ कि 3 साल का ब्याज है 3,000, तो 1 साल का ब्याज कितना, 3,000/3 कर देंगे, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना, 1,000 रुपया होगा। तो कहा कि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो पहले तो ब्याज बताइए कितना होगा, तो अगर आप देख रहे हैं तो बताइए, 1 साल का ब्याज 1,000, तो 6 साल का ब्याज क्या हजार हो जाएगा, 6,000। अमाउंट है 12,000, 12 में से ब्याज घटेगा तो प्रिंसिपल भी आ जाएगा क्या हजार, 6,000। अब बताइए रेट निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई दिया है 6,000, और एसआई बराबर पी आर टी, टाइम क्या साल है, 6 साल का अमाउंट लिए हैं, तो 6 साल का ब्याज लिए, सॉरी ब्याज 6 साल का लिए, तो 6 से गुना बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, क्रॉस करिएगा रेट आ जाएगा 50/3, 50/3 यानी 16 से 2/3। ठीक है बात, देखिए कहा 3364 की राशि ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेशित करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि, और बी के हिस्से को उसी दर पर निवेशित करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि के बराबर हो जाएगा। कहा कि सर 5 वर्ष के बाद ए का पैसा और 7 वर्ष के बाद बी का जो पैसा है वो आपस में बराबर हो जाएगा। एक चीज बताइए,
हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते वो तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद, किसी निश्चित समय के बाद जो बैंक पैसा लौटाता है वो पैसा अमाउंट कहलाता है मेरे भाई। जैसे ए ने पैसा जमा किया वो प्रिंसिपल है, तो 5 साल बाद ए का जो पैसा होगा वो उसका अमाउंट होगा। बी ने जो पैसा जमा किया होगा वो बी का प्रिंसिपल होगा, और 7 साल के बाद जो उसका पैसा हो गया होगा वो उसका अमाउंट होगा। तो यही तो कहा कि 5 साल के बाद ए का पैसा और 7 साल के बाद बी का पैसा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये अमाउंट बराबर होने की बात कर रहा है। तो रेट दिया है 5%। बताइए 5% कहने का मतलब 1/20, यानी कि मूलधन 20 है, 1 साल में 1 का ब्याज मिला, तो मिश्रधन हो जाएगा कितना, 21/20 गुना। ठीक है, अब सुनिए जरा, ए का प्रिंसिपल मान लेते हैं ए यूनिट, थोड़ा धीरे धीरे करें हो, ए का प्रिंसिपल ए यूनिट है, 1 साल में 5% के दर से मिश्रधन हो जाएगा कितना, 21/20 गुना। 1 साल में इतना, तो 5 साल में कितना, पावर में 5। बी का पैसा मान लेते हैं बी, 1 साल में 21/20, तो बताइए 7 साल में कितना, 21/20 के पावर 7, और दोनों बराबर। 21/20 के पावर 5, यानी 21/20 5 गो है, तो इधर का 5 गो, इधर का 5 गो कट जाएगा, बचेगा कै गो, 2 गो। बी को इधर लेकर आइए, तो A/B बराबर 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 हो गया। यानी ए का पैसा है 441 यूनिट और बी का पैसा है 400 यूनिट। ए तथा बी दोनों को मिलाकर टोटल पैसा ऊपर वाला लाइन में दिया है कितना, 3364। अनुपात में दोनों को मिलाकर टोटल कितना है, 841। पूछा है कि बताइए ए का हिस्सा यानी 441 यूनिट का वैल्यू। अब काटिएगा तो यहाँ 8 है, एक नजर में दिख जाएगा, 8 चौक 32 यानी 4 के आसपास है। तो 4 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट भी टैली कर रहा होगा, यानी 4 बार में ये कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 1764। देखिए एक चीज बताइए, A² / B² अगर लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, A/B कंप्लीट टू दी पावर 2। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है AB कंप्लीट के पावर 2 है, अलग अलग लिखेंगे तो A² B² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है A² × B², तो इसको एक साथ लिख लीजिए और कंप्लीट पर चादर उड़ाकर ऊपर में 2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए। तो अब जरा मेंटली जरा आप लोग बताना, तो A/B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A/B का होल स्क्वायर, और 2 आएगा तो पावर गुना ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 6x + 8 हो जाएगा। और इधर देखिए तो B/A के पावर 3 से गुना करिएगा तो 3x - 15 हो जाएगा। अब यहां पे रिलेशन कब बनेगा, जब दोनों साइड का बेस सेम होगा तभी तो पावर इक्वल हो पाएगा। तो बेस को इक्वल करिए, या तो इधर उलट दीजिए या इधर ही कर देते हैं। और आपको पता है कि सर अगर बेस को इनवर्स करिएगा तो पावर का साइन चेंज होगा। तो बेस को इनवर्स करेंगे तो B/A, जब करेंगे डायरेक्ट कर देते, अच्छा लिख देते हैं एक स्टेप, पावर का साइन चेंज करने का मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और इधर तो एज इट इज है, उसको लिख लीजिए। अब बेस सेम तो पावर भी सेम, यानी कि -6x - 8 बराबर 3x - 15। -6x उधर जाके प्लस हो जाएगा 9x, -15 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना 7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। का रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। अच्छा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 × 25, 25 दूना 50, 25 और 5 30, यानी कि 12 टेस्ट में उसके द्वारा लाए गए टोटल अंक कितना है, 300। कोई दिक्कत नहीं। आगे का रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। अभी तक रुमेला जी जो है उनका औसत 23 ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी तक केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। तो 8 टेस्ट का औसत 23 है, तो 8 टेस्ट का टोटल अंक कितना, 8 × 23 184। का रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा। रघुवीर के बराबर जाना है तो रघुवीर का टोटल अंक कितना है, 300, रुएला का 184, यानी इसके इक्वल जाने के लिए अभी कितना अंक और लाना पड़ेगा सर। तो आप बोलेंगे सर जी 116 और लाना पड़ेगा। 100
लेकिन अब टेस्ट क्या को बच रहा है, 4 को, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 नमा 36, 29। कोई दिक्कत नहीं। देखिए का साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की गई, यदि जॉगर उससे दोगुनी समय में उससे आधे दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल। अच्छा, स्पीड, साइकिल चालक और जॉगर के स्पीड का रेशियो बोला। देखिए ना, कहा कि साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय की जाती है। स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लेते हैं साइकिल वाला डी दूरी टी समय में तय किया तो इसका चाल होगा दूरी बट्टा समय, और जॉगर जो इससे दोगुनी समय में आधी दूरी, तो अगर ये डी गया तो ये आधा यानी कि d/2। समय कितना लिया है, 2 गुना यानी 2t, तो दोनों के चाल का रेशियो आ गया। अच्छा, ये d/t है, इस टू ये d, आज 2 नीचे आ जाएगा तो 4t हो जाएगा, d/t से d/t कट जाएगा तो 1/1 और यहाँ बच गया 1/4। क्रॉस कर लीजिए, 4:1, 4:1। ठीक है, आसान सा सवाल था, ये कर लेंगे। देखिए तो इसका मान निकालना है। एक बात बस, आसान सा, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है सवाल बहुत आसान। एक चीज आप सबको पता होगा, जैसे ये इस तरह का सवाल आप लोग बहुत बार किए, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? हमको नहीं लगता इससे आसान कुछ होगा। 6 प्लस इनफाइनाइट तक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक टर्म दिया माइनस माइनस में, ये ठीक है। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है इसका ऐसे 2 फैक्टर करना है ताकि दोनों गुणनखंडों के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो ऐसा 2 फैक्टर कौन कौन है, 3 और 2। और रूट के अंदर अगर प्लस प्लस करके दिया है तो बड़ा वाला गुणनखंड होगा आंसर, और माइनस माइनस करके दिया है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। अच्छा, रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है तो प्लस प्लस करके जो डेटा दिया है वो माइनस वाला से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा होगा, ये मानते हैं बात हमेशा 100%, यही सही है। मान लीजिए √20 प्लस √20 प्लस √20 है तो 2 फैक्टर करेंगे, 4×5 = 20, प्लस प्लस वाला रहेगा तो आंसर 5, माइनस माइनस वाला रहेगा तो आंसर 4, यानी प्लस वाला डेटा का मान माइनस वाला से 1 ज्यादा होता है। ये तो सब समझ चुके होंगे। तो आप बताइए, यहाँ x का वैल्यू दिया √p प्लस √p इस तरह से, और y का माइनस वाला दिया, तो भाई ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसका वैल्यू नहीं पूछा है, और वैल्यू आप बता भी नहीं पाइएगा, मतलब बता पाएंगे लेकिन वो इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर आपसे बस ये पूछा x माइनस y क्या होगा, तो यहां पे बस कंपेयर करिए। आप बताना x का मान क्या आएगा नहीं पता, लेकिन x का जो भी मान आएगा वो y के मान से कितना ज्यादा होगा, प्लस वाला डेटा का मान माइनस वाला से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यानी x y से 1 बड़ा है, यानी x में से y जाएगा कितना। कितना आसान था, बस कंपेयर करना था। देखिए, का इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 है। का यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? सुनिए ना, 8 सदस्यों वाला एक परिवार का औसत आयु कितना, 39 है। नवजात को अभी इग्नोर करिए, नवजात को अभी हटाइए। 8 सदस्यों वाले एक फैमिली का औसत आयु कितना, 39, तो टोटल एज कितना होगा, 8 × 72, 8 × 24 = 7, 312, ये 8 का हो गया। अब कहा कि 10 साल बाद इस पूरे फैमिली का औसत आयु क्या होगा, तो आप बताइए, अभी बच्चा को इग्नोर करिए, 8 फैमिली है, 8 सदस्य हैं, 10 साल बाद इन 8 का टोटल एज क्या होगा, प्रेजेंट में इन 8 का टोटल एज इतना, 10 साल बाद 8 का टोटल एज कितना, तो 8 का 10 10 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 × 8 = 80 जोड़ दिए, 10 साल बाद ये 8 का एज आ गया। लेकिन 6 साल बाद एक नवजात को गोद लिए थे, तो जब नवजात को गोद लिए उस समय तो उसका कोई एज नहीं रहा होगा, जब गोद लिए तो मतलब 0 है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन इस तरह का रहा होगा, उसको इग्नोर। नवजात को गोद लिए 6 साल बाद, तो 10 साल बाद अगर औसत आयु निकालना है, 6 साल बाद गोद लिए तो नवजात 10 साल बाद तक कैसे साल का हो गया होगा, 4 साल का हो गया होगा, तो उसका वाला 4 ऐड कर दीजिए। तो ये 8 लोग तो पहले से था, एक नवजात का एज ऐड कर दिए तो आप फैमिली में टोटल 9 लोग हो गया, तो इन 9 का एवरेज क्या होगा, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। देखिए, कहा तेल के लागत 100 रुपया पर लीटर पड़ती है, दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया पर लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को
₹96 प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। सुनिए ना, पहला प्रकार का जो तेल है इसका रेट ₹100 है, दूसरा प्रकार के तेल का रेट ₹50 है। अब कहा इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसको ₹96 पर लीटर के भाव से बेचे, 20% लाभ हुआ। देखिए यार, मिक्सचर में खास बात ये होता है कि सर इसके एलिगेशन का खास बात यह है कि हर जगह का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, लेकिन कहा ₹96 प्रति लीटर के दर से बेचे, विक्रय मूल्य है। कहा कि सर 20% लाभ हुआ, 20% लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना, 120। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, 5 से काटिएगा 24 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, 24 से काटिएगा 4 बार में, तो 20 चौक 80, यहाँ पे 20, यहाँ 30, 0 से 0, 3:2, 3:2 हो जाएगा। देखिए का 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 और 3:1 है। मिल्क और वाटर 5:1, दूसरा में 2:1, तीसरा में 3:1। का इन्हें 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, 1:2:3 में मिलाया जाता है। कहने का मतलब पहला मिक्सचर से 1 लीटर लिए, दूसरा से 2 लीटर लिए और तीसरा से 3 लीटर लिए और उनको आपस में मिला दिए, तो फाइनल जो मिक्सचर बना होगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ देखिए, तो पहला मिल्क 5 वाटर 1, तो टोटल मिक्सचर 6, दूसरा में टोटल 3, तीसरा में टोटल 4। तो इसको 1, 2, 3 के रेशियो में मिलाना है। तो जिस रेशियो में मिलाना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन पहले इसको इक्वल बनाइए। तो 6, 3, 4 से कटने वाला नंबर 12, तो 6 दूना 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 हो गया। अब 12, 12, 12 यानी 1:1:1। अब पहला से 1 लीटर लेना है तो 1 से गुना, दूसरा से 2 लीटर लेना है 2 से, तीसरा से 3 लीटर लेना है 3 से। तो 2 एकम 2 से गुना किए तो सब में 2 से करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10, 2 एकम। यहाँ 8 से गुना किए तो सब में 8 से, 8 दूना 16, 8 एकम 8। यहाँ 9 से किए सब में 9 से, 9 तिया 27, 9 एकम 9। अब इनको ऐड करिएगा 53, 19, 53:19, नॉन। ठीक है, हो जाएगा। चल देखिए का मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। मनु और भरत के एज का रेशियो लिखना क्या है, 6 है, यानी कि प्रेजेंट में मनु का एज 6 है, भरत का एज 5 है। का उन दोनों की आयु का योग 44 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का। अच्छा, दोनों के आयु का योग अनुपात में कितना है, 11, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 44 वर्ष। 11 यूनिट बराबर 44 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब 1 यूनिट 4 है, तो कहा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो। अच्छा, इसका परसेंटेज हो जाएगा 24 और इसका परसेंटेज होगा 20। 8 वर्ष बोला, 24 और 8 है 32, दूसरा का 8 वर्ष बाद 28, तो 4 8 32, 4 7 28, 8:7, ऑप्शन सी। ठीक। का किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% मिर्गी से पीड़ित हैं तथा 10% दोनों से पीड़ित हैं, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। तो ये एक पास वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। पास बराबर पहला विषय का पास प्लस दूसरा विषय का पास माइनस दोनों विषय का कुल पास, उसी से कर लीजिए। पास बराबर पहला विषय में पास है 40%, दूसरा विषय में पास है 25% और दोनों विषय में पास है 10%। 15, 55% पास है, तो बताइए फेल हो जाएगा क्या परसेंट, 45%। चलिए देखिए, का एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। जानवर के सिर को गिना तो ये छूट गया क्या है क्या, हाँ देखिए, एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटेपन की 2 मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाती है। देखिए आराम से, ये 2 मोमबत्ती है जिसमें एक ज्यादा मोटा एक पतला है। का मोटा वाला मोमबत्ती जो है ये 6 घंटे में पूरा जल जाता है, और पतला वाला जो है सेम लंबाई का है
लेकिन वो इससे 2 घंटा कम समय में जलता है, यानी कि वो 4 घंटा में पूरा जल जाता है। अब कहा कि रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है। तो रमेश ने कितने देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा? एक चीज बताइए कि दोनों मोमबत्ती का लेंथ सेम है, दोनों का लंबाई सेम है। अगर दोनों का लंबाई सेम है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स बाई कुछ भी मान के सवाल को कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों का लंबाई सेम है तो ऐसा कोई, और ये मोमबत्ती पूरा जल जाती है 6 घंटा में और ये पूरा जल जाती है 4 घंटा में, तो ऐसा कोई भी नंबर आप मान सकते हैं जो 6 और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 6 और 4 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर कितना है? 12। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है प्रत्येक मोमबत्ती का है ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट लंबाई है। ये 6 घंटा में पूरा जल जाएगा। इस मोमबत्ती का लंबाई 12 यूनिट है और इसका भी लंबाई 12 मान लिए, तो 6 घंटा में 12 यूनिट जल जाएगा, तो 1 घंटा में 2 जलेगा। ये 4 घंटा में 12 यूनिट जलेगा, तो 1 घंटा में 3 यूनिट जलेगा। मानते हैं इस बात को? अब कहा कि एक आदमी दोनों मोमबत्ती को जलाकर चला गया और सोने के समय जब आया तो देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली वाली से 2 गुनी लंबी है। मोटी वाली का लंबाई पतली वाली से 2 गुना है। तो आप बताइए, मान लेते हैं कि टी समय तक दोनों मोमबत्ती को जलाया, टी समय तक दोनों मोमबत्ती को जलाया, तो आराम से 1 घंटा में अगर मोटा वाला 2 यूनिट जलता है तो टी घंटा में कितना जल गया होगा? 2T जल गया होगा। पूरा लंबाई है 12 यूनिट, 2T जल गया, तो बताइए शेष कितना बच गया होगा? शेष कितना बच गया? तो सर 12 माइनस टोटल लंबाई 12 है, 2T जल गया, शेष बच गया 12 माइनस 2T। अच्छा, पतला वाला मोमबत्ती 1 घंटा में 3 यूनिट जलता है, तो टी घंटा में कितना जलेगा? 3T जलेगा। टोटल लंबाई है 12, 3T जल गया, तो बताइए ये शेष बचे। टोटल लंबाई 12 है, 3T जल गया, तो शेष बचा होगा 12 माइनस 3T। अब सवाल खत्म। का अब जो है मोटा वाला का लंबाई पतला वाला से 2 गुना है, तो मोटा वाला का लंबाई है 12 माइनस 2T, और ये जो लंबाई है पतला वाला का कै गुना है? 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना, तो 12 माइनस 2T बराबर 12 दूना 24 माइनस 60। इधर आके तो प्लस 40, 12 उधर जाके घटेगा तो 12, 4 से काट दीजिए तो T बराबर कितना है? चले यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यार, खड़ा होना मुश्किल है, चूंकि लगातार अभी 9 बज गया है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। 3 बजे से कंटिन्यू खड़ा ही है। तो आगे कितना सवाल है इसमें? 23 हो गया, 6-7 सवाल आगे होगा, आसान सवाल है सब। ये सब अब आगे आसान है इसीलिए छोड़ दिए हैं, सब आप लोगों से बन ही जाएगा ये, ठीक है ना? तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू। कल से कोशिश करेंगे थोड़ा और पहले ही वीडियो अपलोड कर दें, ओके ना? थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।